हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में डिस्कशन करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। ठीक है ना। मान लो हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का केस ले रहे हैं। ठीक है ना। मान लो हम लोग को ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग को एक पॉइंट दिया गया है पी। ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट है सपोज एक्स, वाई, जेड। ठीक है ना। तो अगर हम इस P पॉइंट को अगर ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दे तो हम लोग को ये जो OP वेक्टर जो मिलेगा, ये OP वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना। ये OP वेक्टर जो है ये P का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है ना। मान लो ये जो OP वेक्टर जो है ये तीनों एक्सिस के साथ सम एंगल बना रहा है, सपोज अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना। ये OP वेक्टर जो ये सपोज एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सपोज वो एंगल अल्फा है। ठीक है ना। वाई एक्सिस के साथ मान लो ये एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ मान लो ये एंगल बना रहा है गामा। तो इन तीनों एंगल्स को डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। ठीक है ना। एक लाइन, एक पोजीशन वेक्टर जो तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उन एंगल्स को डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। एंड इन तीनों एंगल्स का जो कोसाइन होगा, मतलब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इन तीनों कोसाइंस को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। फिर से हम बोल रहे हैं, मान लो हम लोग को थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट दिया गया है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ठीक है ना। इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में हम लोग को एक पॉइंट दिया गया है P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z। इस P पॉइंट को अगर हम ओरिजिन के साथ अगर ज्वाइन करें, ठीक है ना, इस P पॉइंट को अगर हम ओरिजिन के साथ अगर ज्वाइन करें तो हम लोग को OP वेक्टर जो मिलेगा वो P का पोजीशन वेक्टर होगा। तो ये पोजीशन वेक्टर x एक्सिस के साथ से सपोज एंगल अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ से सपोज एंगल बीटा बना रहा है, और z एक्सिस के साथ से सपोज एंगल गामा बना रहा है। तो इन तीनों एंगल्स को डायरेक्शन एंगल्स कहा जाएगा। एंड इन एंगल्स के कोसाइंस को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाएगा। दैट मींस cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जो है ये तीनों का तीनों डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। ठीक है ना। से सपोज हम लोग cos अल्फा को L से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली, cos बीटा को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड cos गामा को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा ये सब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉरी, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना। वेक्टर का जो हम लोग जो फर्स्ट वीडियो बनाए थे वहां पर हम लोग देखे थे कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। वहां पे हम लोग देखे थे, अगर हम लोग को दो वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो अगर हम उनको उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो हम लोग ये सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इस फॉर्मूला से हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का कोसाइन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग OP वेक्टर देखते हैं कि OP वेक्टर क्या है। OP वेक्टर जो है ये तो हो गया ना xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ऐसा बेसिकली OP वेक्टर हो गया। ठीक है ना। तो अगर हम लोग को cos अल्फा का कैलकुलेट करना है, cos अल्फा क्या है, मतलब यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा जो है ये नथिंग बट OP वेक्टर और x एक्सिस इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है ना। इन दोनों के बीच का एंगल जो वो अल्फा है, तो cos अल्फा क्या आएगा, ये तो सिंपली हो जाएगा ना OP वेक्टर डॉट ऑफ i कैप होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ OP वेक्टर इनटू मॉड ऑफ i कैप। i कैप हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस। ठीक है ना। तो अल्फा जो है ये तो x एक्सिस और OP वेक्टर के बीच का एंगल है ना, तो इस तरीके से हम लोग cos अल्फा निकाल सकते हैं। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जा सकता है जब वो दोनों वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, ये हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं वेक्टर्स का। ठीक है ना। तो OP वेक्टर मतलब ये xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, इसका अगर हम लोग डॉट अगर करेंगे i कैप के साथ, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ऐसा आ जाएगा। और मॉड ऑफ i कैप तो 1 हो गया है। i कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो इन दोनों का जब हम लोग डॉट जब करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियस बात हम लोग देख चुके हैं कि i डॉट j जो वो 0 हो जाता है और i डॉट k जो वो भी 0 हो जाता है।
एंड आई डॉट आई जो है ये 1 हो जाता है। तो सिंपली क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, सिंपली क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा जो है ये नथिंग बट एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसा आ जाएगा ये। तो ये नथिंग बट ये एल हो गया है, ठीक है ना, ये नथिंग बट एल हो गया है। सिमिलरली अगर हम लोग कॉस बीटा अगर कैलकुलेट करें, कॉस बीटा अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैसे आ रहा है, इसका मॉड करने पर। ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि एक वेक्टर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर हम लोग को एक वेक्टर दिया हुआ x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप, तो इसका जो मॉडुलस होगा ये सिंपली रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos बीटा जो है ये हम लोग को इस तरीके से मिल गया है। और cos गामा अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो cos गामा क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा z बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसा आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस का हम लोग देख सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्या है वो प्रॉपर्टी, अगर हम इन तीनों को स्क्वायर करके अगर ऐड करें क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तीनों को अगर हम लोग स्क्वायर करके अगर ऐड करें तो इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया और डिनोमिनेटर का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये सिंपली आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली m का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसा आ गया। और n का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा z स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस तरीके से आ गया। तो अगर हम लोग इन तीनों का एलसीएम अगर ले ले तो एलसीएम तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही होगा। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर जस्ट ऐड अप हो जाएगा। सो ऐड अप अगर हम कर दे तो ये भी आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस तरीके से आ गया। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होके सिंपली 1 आ गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इन फैक्ट अगर हम लोग को किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस अगर पता हो तो हम लोग उस वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ओपी कैप, ओपी कैप जो है ये नथिंग बट एल आई कैप प्लस एमजे कैप प्लस एनके कैप ऐसा आ जाएगा। ये हम लोग यहां से देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। एल आई कैप प्लस एमजे कैप प्लस एनके कैप अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो सिंपली हो जाएगा ना, एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप, जो कि नथिंग बट ओपी वेक्टर बाई मॉड ऑफ ओपी वेक्टर यानी कि ओपी कैप हो गया है, ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर का अगर हम लोग को डायरेक्शन कोसाइंस अगर दे दिया गया है तो उस वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली ओपी कैप जो है एल आई कैप प्लस एमजे कैप प्लस एनके कैप ऐसा हो जाएगा। कैसे हम लोग को पता कि यूनिट वेक्टर ही है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड, इसका तो मैग्नीट्यूड सिंपली हो जाएगा ना, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऐसा आएगा इसका मैग्नीट्यूड। और हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है इक्वल टू 1 होता है। तो ऑब्वियस बात है ये 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट करने पे 1 आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जा रहा है। सो दैट मींस ये जो वेक्टर है ना ये नथिंग बट यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, ये नथिंग बट यूनिट वेक्टर है। सो एक वेक्टर के अलावा अगर हम लोग को डायरेक्शन कोसाइंस अगर पता है तो उस वेक्टर का उस वेक्टर से एक वेक्टर का अगर हमको डायरेक्शन कोसाइंस अगर पता है तो उस वेक्टर के अलावा हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में, ठीक है ना। अब एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है ना। एक से ज्यादा यूनिट वेक्टर पॉसिबल नहीं है किसी भी वेक्टर के अलावा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है डायरेक्शन कोसाइंस जो है ये यूनिक होता है। किसी भी वेक्टर के अलावा एक से ज्यादा डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकता है। डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो यूनिक होता है।
एक वेक्टर का एक ही डायरेक्शन कोसाइंस हो सकता है। जैसे कि से सपोज हम लोग एग्जांपल अगर ले, हम लोग को अगर एक्स एक्सिस का अगर डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालना हो, क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस? अगर हम लोग को एक्स एक्सिस का अगर डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालना हो, एक्स एक्सिस जो है वो खुद के साथ तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है और cos 0 1 हो जाता है। सो दैट मींस एक्स एक्सिस के लिए L1 हो गया, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या एंगल बना रहा है 90 डिग्री, और cos 90 0 हो जाता है। सो दैट मींस m जो है वो 0 हो गया। एंड सिमिलरली एक्स एक्सिस जो है वो z एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है और cos 90 0 हो जाता है। सो दैट मींस एक्स एक्सिस के लिए n जो है ये भी 0 हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग y एक्सिस का अगर देखें, ठीक है ना, y एक्सिस x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है और cos 90 0 हो जाता है। सो दैट मींस y एक्सिस के लिए L जो है ये 0 हो गया। y एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है और cos 0 1 होता है। सो दैट मींस y एक्सिस के लिए m जो है ये 1 हो गया, और सिमिलरली n जो है ये 0 हो जाएगा बिकॉज y एक्सिस जो है वो z एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है ना, x y z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो 90 डिग्री होगा सो cos 90 0 हो जाएगा, सो दैट मींस n 0 हो जाएगा। और जहां तक बात है z एक्सिस का, z एक्सिस जो है ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है और cos 90 0 होता है। सो दैट मींस z एक्सिस के लिए l और m दोनों 0 हो जाएगा, बट n जो है ये 1 होगा। ठीक है ना, सो एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होता है। ठीक है ना, ये किसी भी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन कोसाइंस जो है एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, और इन डायरेक्शन कोसाइंस का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि L² + M² + N² जो ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। सो दैट मींस एक वेक्टर का अगर हम लोग को डायरेक्शन कोसाइंस अगर पता हो तो उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं समथिंग इस तरीके से। ठीक है ना, सो ये तो था डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम लोग जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज की तरफ। अब हम लोग जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज की तरफ। सो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाता है, डायरेक्शन रेशियोज जो है ये बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीपल होता है। अब मल्टीपल मतलब कितना मल्टीपल भी हो सकता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स कितना टाइम भी हो सकता है। ठीक है ना, सो दैट मींस डायरेक्शन रेशियोज जो है वो यूनिक नहीं होता है। एक वेक्टर का एक से ज्यादा डायरेक्शन रेशियोज पॉसिबल है। डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होता है, एक वेक्टर का एक से ज्यादा डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकता है, बट एक से ज्यादा डायरेक्शन रेशियोज पॉसिबल है। डायरेक्शन रेशियोज जिसको यूजुअली हम लोग एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एबीसी जो है ये सिंपली डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीपल है। ठीक है ना, क्या हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज, समथिंग कुछ इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C, जहां पे LMN जो है वो उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस है, LMN डायरेक्शन कोसाइंस है और ABC जो ये डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन रेशियोज जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस का सिंपली एक मल्टीपल होता है। ठीक है ना, सो क्या हो जाएगा ये, अगर यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो दिस इज सेम एज L² + M² + N² का रूट ओवर होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर A² + B² + C²। ठीक है ना, बट ये जो है तो L² + M² + N² ये तो 1 हो जाता है, तो इसका रूट करने पे हम लोग को 1 मिलेगा। सो दैट मींस L क्या हो गया, L जो है ये सिंपली आ जाएगा A/√A² + B² + C², ऐसा आ जाएगा। जब हम लोग इसको और इसको जब हम लोग इक्वेट किए, ठीक है ना, तो ये तो 1 हो गया, तो L/A इज इक्वल टू आया ना 1/this, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे L इज इक्वल टू दिस मिल गया। सिमिलरली अगर हम लोग M/B को इसके साथ अगर इक्वेट करें तो M क्या हो जाएगा, M हो जाएगा B/√A² + B² + C², और n क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसके साथ जब इक्वेट करेंगे तो n आ जाएगा C/√A² + B² + C², ऐसा आ जाएगा। सो दैट मींस अगर हम लोग को किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज अगर दे दिया गया हो किसी सवाल में, तो हम लोग इस तरीके से उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, इन फैक्ट हम लोग को कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ है ओपी वेक्टर, ठीक है ना, समथिंग जिस तरीके से xi कैप + yj कैप + zk कैप,
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये जो एक्स वाई जेड जो है ये बेसिकली एक तरह का डायरेक्शन रेशियोज ही है, ठीक है ना। क्यों ये डायरेक्शन रेशियोज है? देखो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी वेक्टर का, अगर हम लोग ये किसी भी वेक्टर के अलावा अगर हम लोग यूनिट वेक्टर का निकाले, मान लो हम ओपी कैप पे एग्जांपल लेते हैं। ओपी कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है ये तो सिंपली होता है ना ओपी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, ऐसा हो जाता है ये, ठीक है ना। समथिंग कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। तो ओपी कैप क्या हो गया? ये तो आ गया ना एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है ना, ऐसा आ गया ये। और ओपी वेक्टर क्या हो गया? ये तो आ गया ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा हो गया। और मान लो ओपी कैप का जो मॉड जो है वो से सपोज हम लोग उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो हम लोग इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, सो दैट मींस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्या हो गया? ये तो सिंपली आ गया ना एल इंटू आर इंटू आई कैप प्लस एम इंटू आर इंटू जे कैप प्लस एन इंटू आर इंटू के कैप, ऐसा आ जाएगा ये। तो दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग बोल सकते हैं ना x इज इक्वल टू एल आर हो गया है। सो दैट मीन्स एल बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई आर। सिमिलरली y इज इक्वल टू एम आर हो गया है, यानी कि m बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई आर। एंड सिमिलरली z इज इक्वल टू एन आर हो गया है, यानी कि n बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई आर हो गया है। सो देख सकते हैं l बाई एक्स इज इक्वल टू m बाई वाई इज इक्वल टू n बाई जेड। सो दैट मींस ये जो x y z जो है ये बेसिकली वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज है। ये जो आया ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ जा रहा है, ठीक है ना। सो दैट मींस अगर हम लोग को कभी भी कोई वेक्टर अगर दे दिया है तो उसमें जो i j k का जो कोएफिशिएंट जो रहता है वो बेसिकली वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज होता है, ठीक है ना। सो दो इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली जो अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं। अगर हम लोग को कोई भी वेक्टर अगर दे दे, ठीक है ना, अगर हम लोग को कोई भी वेक्टर अगर दे दे अगर हम लोग को कोई भी वेक्टर अगर दे दे ए वेक्टर समथिंग कुछ इस तरीके से a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, कोई भी वेक्टर अगर हम लोग को दे दे, ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो a1 a2 a3 जो है ये वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं होता है, एक वेक्टर का एक से ज्यादा डायरेक्शन रेशियोज पॉसिबल है, बट डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होता है, एक वेक्टर का एक ही डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल है। तो अगर हम लोग को कोई भी वेक्टर अगर दे दे ए वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो यहाँ पे जो i j k का जो कोफिशिएंट है दैट मींस a1 a2 a3 ये मेरा वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज हो गया है। बट अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर अगर दे दे उसी वेक्टर के अलावा, तब इसमें जो i j k का जो कोफिशिएंट होगा वो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर में i j k का जो कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन कोसाइंस देगा, और कोई भी दूसरे वेक्टर का i j k का जो कोफिशिएंट होगा वो हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज देगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मान लो कि अगर हम लोग को सिमिलरली मान लो अगर हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज अगर फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर या लाइन जो भी बोलो, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P x1, y1, z1 एंड Q x2, y2, z2, ठीक है ना। सो मान लो हम लोग को दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, एक पॉइंट है P जो कि x1, y1, z1 और एक पॉइंट है Q x2, y2, z2। सो हम लोग को इस PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लोग ऑलरेडी वेक्टर के फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर हम लोग को दो पॉइंट दिया हुआ है P और Q, ठीक है ना, और हम लोग को दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अगर दे दिया गया हो तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा?
पी क्यू वेक्टर जो है ये सिंपली कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, ऐसा आ जाएगा ये। सो दैट मींस क्या आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर ये सिंपली हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इस तरीके से ये PQ वेक्टर आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहां पर ijk का जो कोफिशिएंट्स है वो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 है। तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं हम ये कि किसी भी वेक्टर का में ijk का जो कोफिशिएंट होगा वो मेरा वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज होगा। वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक वेक्टर का एक से ज्यादा डायरेक्शन रेशियोज पॉसिबल है, जिनमें से एक ये खुद है। तो ऑब्वियस बात है ये जो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 जो आया ये भी वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज है ऑफ pq वेक्टर, ठीक है ना। तो a मेरा क्या हो गया, a मेरा इस केस में हो जाएगा x2 माइनस x1, b क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 और c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z2 माइनस z1। सो दैट मींस अगर हम लोग को कभी भी दो पॉइंट्स अगर दे दे, ठीक है ना, तो उनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा अगर हम लोग को उसका डायरेक्शन रेशियोज अगर फाइंड आउट करने के लिए बोले तो हम लोग इस तरीके से उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियोज अगर फाइंड आउट कर लिए तो हम लोग बड़े आसानी से इसका डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाला जाता है। एल जो हो जाता है वो हो जाता है a बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा आ जाता है। एन जो है ये हो जाता है b बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता है, और n जो है ये हो जाता है c बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। तो अगर हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज अगर दे दिया गया हो तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये था डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस की तरफ जाते हैं। अब हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस की ओर जाते हैं, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अब हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस की ओर जाते हैं, ठीक है ना। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस की तरफ से देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला केस हम लोग जो देखते हैं वो है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। सो मान लो हम लोग को इन दोनों लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया गया है समथिंग कुछ इस तरीके से L1 M1 N1 और एक हम लोग को दे दिया गया है L2 M2 N2, ठीक है ना। दो लाइंस है या दो वेक्टर्स है, जो भी बोलो, वेक्टर जो इसकी एक तरह का लाइन ही हो जाता है। सो दो वेक्टर्स है, ठीक है ना। हम लोग को इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया गया है, एक है L1 M1 N1 और एक है L2 M2 N2। हमको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं, अगर हम लोग को किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस अगर दे दिया गया हो तो उस वेक्टर के अलावा हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मान लो एक वेक्टर जो है वो है मेरा a1 कैप है। सो a1 कैप जो ये मान लो है L1 i कैप प्लस M1 j कैप, सॉरी M1 होगा प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप, और A2 कैप जो है ये मान लो ये है L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप, ऐसा है ये। तो इस तरीके से हम दोनों वेक्टर्स के अलावा यूनिट वेक्टर को लिख दिए। अब हम लोग को इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है ना। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, मतलब इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में देख चुके हैं कि कैसे हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या था उसका केस, cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू होता है ना a1 कैप डॉट ऑफ a2 कैप होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a1 कैप इनटू मॉड ऑफ a2 कैप। इस तरीके से निकाला जा सकता है, बट ये दोनों तो यूनिट वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो 1 into 1 1 हो जाएगा। जस्ट हम लोग को इन दोनों वेक्टर्स का डॉट करना है।
दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? अगर हम लोग को कॉम्पोनेंट फॉर्म में कर दिया हुआ है तो, अगर कॉम्पोनेंट फॉर्म में कर दिया हुआ है तो जस्ट हम लोग i का i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j का j के साथ और k का k के साथ। सो दैट मींस क्या आ जाएगा ये सिंपली ऐसा हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आया यहीं से हम लोग को cos थीटा मिल गया, cos थीटा मिल गया तो यहां से हम लोग थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग sin स्क्वायर थीटा का निकाले, sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा तो होता है ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाता है sin स्क्वायर थीटा। सो 1 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर होल इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। हम लोग 1 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ऑब्वियस सा बात है ये दोनों का दोनों डायरेक्शन कोसाइंस है, तो ये भी 1 ये भी 1। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो होता है ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो उसी तर्क से हम लोग बोल सकते हैं कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर ये भी 1 है और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर ये भी 1 है। सो 1 into 1 1 ही आएगा। तो इस 1 की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं एंड माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो cos थीटा तो ये है ना, इसका हम लोग को स्क्वायर करना है। तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम होल स्क्वायर में ब्रेक करके इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर प्लस M1 M2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग sin स्क्वायर थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां से हम लोगों को कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी चेक करते हैं, ठीक है ना, कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होगा। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ये दोनों वेक्टर्स ये दोनों लाइंस, जब हम लोग लाइंस मीन कर रहे हैं तब हम लोग बोलना चाह रहे हैं सपोर्ट, ठीक है ना, जिस सपोर्ट का वो पार्ट है बेसिकली लाइन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा। सो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ठीक है ना, अगर ये दोनों वेक्टर्स है ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा और cos 90 0 होता है। तो cos 90 अगर 0 हो जाएगा तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर दो वेक्टर्स या दो लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फिर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या आ जाएगा? कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, अगर दो वेक्टर्स, ठीक है ना, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और sin 0 जो है ये 0 हो जाता है, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा। बट ये जो है ये तो तीन स्क्वायर्स का सम है ना, तीन स्क्वायर का सम कब 0 होता है? तीन स्क्वायर्स का सम सिर्फ तभी 0 हो सकता है जब तीनों इंडिविजुअली 0 हो, मतलब ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0। जब तीनों इंडिविजुअली 0 होगा सिर्फ तभी इन तीनों के स्क्वायर्स का सम 0 हो सकता है, वरना नहीं होगा। सो दैट मींस क्या आ जाएगा ये तो आ जाएगा ना L1 M2 माइनस M1 L2 शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि L1 M2 इज इक्वल टू M1 L2। तो यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये तो आ जाएगा ना L1 by L2 इज इक्वल टू M1 by M2, ऐसा आ जाएगा ये L1 by L2 इज इक्वल टू M1 by M2 ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग इसको जब 0 करेंगे, ठीक है ना, तीन स्क्वायर का सम 0 हो रहा है तो तीनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। इसको जब हम लोग 0 किए तब आया L1 by L2 इज इक्वल टू M1 by M2 ऐसा आ गया। सिमिलरली जब हम लोग इसको जब 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा ये जब हम लोग इसको जब 0 करेंगे तो सिमिलरली आ जाएगा M1 by M2 इज इक्वल टू N1 by N2। एंड जब हम लोग इसको जब 0 करेंगे तब क्या आ जाएगा? तब ये आ जाएगा L1 by L2 इज इक्वल टू N1 by
n2, ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। सो दैट मीन्स इन तीनों को अगर हम एक साथ अगर लिख दे तो इस तरीके से आ जाएगा ये L1 by L2 is equals to M1 by M2 is equals to N1 by N2। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी अगर यूज करें, दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। बट ये दोनों ही डायरेक्शन कोसाइंस है, तो ऑब्वियस सा बात है ये दोनों इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो 1 by 1 इज 1। तो जब हम लोग L1 by L2 को जब हम लोग इक्वल टू 1 लेंगे तो L1 इज इक्वल टू L2 आएगा। जब हम लोग M1 by M2 इज इक्वल टू 1 जब लेंगे तब M1 इज इक्वल टू M2 आएगा। एंड जब हम लोग N1 by N2 इज इक्वल टू 1 जब लेंगे तब N1 इज इक्वल टू N2 आ जाएगा। सो दैट मींस अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा। ऑब्वियस सा बात है सेम होना ही चाहिए, जो हम स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हैं कि एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है, एक से ज्यादा डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा, ठीक है ना। तो वही हम यहाँ पे बेसिकली बोल रहे थे। क्लियर? ये तो था जब हम लोग को डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में दिया हुआ है। जब हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में दिया हुआ रहेगा तब क्या हो जाएगा, अब हम लोग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। मान लो हम लोग को दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज दे दिया गया समथिंग कुछ इस तरीके से, एक का a1 b1 c1 और एक का ऐसे सपोज a2 b2 c2, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग को दो लाइंस का या दो वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियोज दे दिया गया है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अगर हम लोग को दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज अगर दिया हुआ है तो हम लोग को बेसिकली दो वेक्टर दे दिया गया है, ठीक है ना। एक वेक्टर है मान लो कुछ भी ले लेते हैं r1 वेक्टर, से सपोज r1 वेक्टर है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ठीक है ना। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हम लोग को कोई भी वेक्टर अगर दे दिया गया हो तो उसमें i j k का जो कोएफिशिएंट होता है वो बेसिकली वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो ऑब्वियस बात इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 है, तो मतलब उस लाइन के अलोंग एक वेक्टर पॉसिबल है r1 वेक्टर जो कि इस तरीके से आ जाएगा। और सिमिलरली r2 वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ये तो होगा ना a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम लोग को इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर निकालना है cos थीटा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा cos थीटा तो सिंपली होगा ना r1 वेक्टर डॉट ऑफ r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r1 वेक्टर इनटू मॉड ऑफ r2 वेक्टर, इस तरीके से निकाला जा सकता है। सो क्या हो जाएगा ये r1 डॉट r2, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ऑलरेडी हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस में जब दिए थे तब हम बताए थे, ये सिंपली हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, इसका तो मॉड सिंपली होगा ना रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है तो इसलिए 1 नहीं होगा, अगर डायरेक्शन कोसाइंस होता तो ये 1 हो जाता, इनटू रूट ओवर r2 वेक्टर का मॉड, इसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका जो मॉड है ये तो सिंपली हो जाएगा ना a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है ना। सिमिलरली यहां से अगर हम लोग sin स्क्वायर थीटा का कैलकुलेट करें तो sin स्क्वायर थीटा तो होता है ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सो दैट मींस क्या आ जाएगा ये सिंपली हो जाएगा 1 माइनस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो एलसीएम लेकर अगर हम लोग उसको सिंपलीफाई करें तो ये सिमिलर वे में उसी तरीके से आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर
प्लस C1A2 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ये। तो यहां से अगेन हम लोग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म? सबसे पहले तो हम लोग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी देखते हैं। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा और cos 90 जीरो हो जाता है। सो दैट मींस ये जीरो हो जाएगा। ये कब जीरो होगा? जब इसका न्यूमरेटर जीरो होगा। सो दैट मींस सिमिलर वे में कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आया a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? सो ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आया। वहां पर कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म मेरा आया था l1l2 प्लस m1m2 प्लस n1n2 इज इक्वल टू जीरो। यहां पर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली हम लोग कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म भी निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म? अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा और साइन जीरो जीरो होता है। सो दैट मींस ये जो है ये बेसिकली जीरो हो जाएगा, ये वाला जो है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? ये कब जीरो होगा? जब इसका ये न्यूमरेटर जीरो होगा। ठीक है ना? बट देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो ये तीन स्क्वायर्स का सम है, तीन स्क्वायर का सम कब जीरो होता है? जब तीनों इंडिविजुअली जीरो हो, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तीनों को इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा? ये तो आ जाएगा ना a1b2 माइनस b1a2 इज इक्वल टू जीरो। दैट मींस a1b2 इज इक्वल टू b1a2। तो यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो आ जाएगा ना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ऐसा ही आ जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग इसको जब इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये सिमिलर वे में अगर करेंगे तो ऐसा आ जाएगा b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। एंड जब हम लोग इसको जब इक्वल टू जीरो जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा c1/c2 इज इक्वल टू a1/a2। सो इन तीनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो सिंपली आ जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सो ये जो आ गया ये मेरा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म हो गया है। ठीक है ना? सो अगर दो वेक्टर्स इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करें तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है? तो ये था डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का कॉन्सेप्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।